नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिस तरह से राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं, चाहे वो अमृतसर जाकर वहां पर माथा टेकते हैं और किस तरह से सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, वो तस्वीरें देखी आपने। कुलियों से बात करते उनकी तस्वीरें आपने देखी। और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से राहुल गांधी जाकर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जिस तरह का नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं और लोगों से जो संवाद कर रहे हैं, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। और यही वजह है कि वो अब एक इस तरह की सियासत पर उतर आई है कि एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। मैं टीम से कहूंगी कि उस पोस्टर को लेकर आए और दिखाएं, जहां पर राहुल गांधी को दरअसल रावण की उपाधि यहां पर दी गई है और किस तरह से उन्हें इविल इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद इसको लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है और प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर ट्वीट किया है और इसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। और सवाल ये पूछे जा रहे हैं, जिन राहुल गांधी को पप्पू कहकर भारतीय जनता पार्टी पुकारती थी, उनकी इमेज को मलाइन करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, आज उनको इस स्तर पर राजनीति उतर आई है कि आज उनको रावण की उपाधि लेकर सियासत जो है लगातार तेज है। अब इसको लेकर वाद विवाद शुरू हो गया है और सवाल यही उठ रहा है कि मुद्दा विहीन सियासत लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मुद्दों की बात नहीं की, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जातिगत जनगणना की बात हो या फिर बात हो उन मुद्दों की जिनको लेकर सत्ता पर काबिज हुई थी भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम वादे जो किए गए थे और आज उनका सपा बिल्कुल कोरा है। और इसी को लेकर मैं आपको बताऊं कि आज प्रियंका गांधी मौजूद थी छत्तीसगढ़ के कांकेर में, पंचायती राज सम्मेलन का वो हिस्सा बनी और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और उसके साथ साथ जिस तरह से अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी बात करते रहे हैं, उसी तरह से प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। मैं आपको सुनवाती हूं सबसे पहले प्रियंका ने आज क्या कुछ कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहां खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है। अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है। अपनी देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है, क्योंकि जब नीयत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है। तो आपने अभी सुना, उन्होंने कहा कि किसान जो है वो 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है और वहीं अडानी जो है
आपको पता है क्या 16,000 करोड़ रुपए रोज के वो कमाते हैं, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी ने ओपीएस को लेकर भी, उस स्कीम को लेकर भी, पेंशन स्कीम को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो पुरानी स्कीम है वो लागू की गई है। और जिस पोस्टर की मैं बात कर रही थी, उस पोस्टर को लेकर भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और ट्वीट कर कर उन्होंने लिखा, सर श्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहिसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ भीड़ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचित की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी गए हैं? ये कहना है प्रियंका गांधी का। और जिस तरह का ट्वीट किया गया है, जाहिर सी बात है उसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो उठ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपको याद होगा भी हाल ही में राहुल गांधी गए थे मिलने के लिए कुलियों से, और उसके बाद पूरा मजाक जो है वो बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली कहावत जो है वो साबित हुई थी। और अब आप ये देखिए, आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके राहुल गांधी ने वो न्यूज शेयर की है और कुलियों का वो पिक्चर शेयर की है जब वो गए थे, और लिखा है, भारतीय रेलवे और सरकार ने मेरे कुली भाइयों की आवाज सुनी, ये देखकर अच्छा लगा, क्योंकि अब 40 किलो सामान की ढुलाई के लिए कुलियों को देने होंगे 140 रुपए। और ये डिमांड कुलियों ने की थी जब राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए गए थे, और अब इस मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया है। तो एक तरफ तो ये दिखाया जाता है कि राहुल गांधी को रावण की उपाधि दी जाती है, राहुल गांधी गैर जरूरी हैं, राहुल गांधी की कोई राजनीति में अहमियत नहीं है, वो तमाम चीजें एक खिसियानी बिल्ली की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हकीकत दरअसल इससे बिल्कुल इतर है, क्योंकि राहुल गांधी वहां वार कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा चोट भारतीय जनता पार्टी को लग रही है, और वो सियासत कर रहे हैं, चाहे जातिगत जनगणना की हो बात, जिसमें जिसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और यही वजह है कि अब वो हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की बात कर रही है और ये कह रही है कि जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, जातियों के आधार पर बंटवारे की सियासत जो है वो कांग्रेस कर रही है। एक और खबर मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद करने जा रही है, और ये 9 अक्टूबर से शुरू होगा। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है काशीराम की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया है, जहां पर 1 लाख जो प्रभावशाली दलित हैं उनसे मुलाकात की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। तो आप ये देखिए कि चारों तरफ से घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी में वो तिलमिलाहट नजर आ रही है। झूठ का सहारा तो वो हमेशा से लेती रही है, लेकिन अब डर भी साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रहा है। इस पूरी सियासत को किस तरह से देखा जाए, आने वाले इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है? हालांकि तमाम ओपिनियन पोल कम से कम 3 से 4 राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर गहन चर्चा करनी जरूरी है और हकीकत आपके सामने लाना भी बेहद जरूरी है, बिना किसी बाइस के। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप अक्सर उन्हें हमारे यहाँ भी देखते रहते हैं और तमाम टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो आपको नजर आते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है राकेश पाठक जी आपका। बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको भी आप लगातार डिबेट्स में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय रखते हुए देखते रहे हैं। और आज पहली बार मेरे साथ अनिल जैन जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपनी राजनीतिक समझबूझ के लिए वो जाने पहचाने जाते हैं, जाना पहचाना चेहरा है, तमाम जगह उनको भी आप देखते रहे हैं। तीनों मेहमानों का इस्तकबाल, स्वागत। राकेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जो पूरी भूमिका मैंने सामने पेश की है कार्यक्रम की, फिलहाल की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? अडानी पर जहां लगातार सवाल करते रहे राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार अडानी को लेकर सवाल पूछ रही हैं और बता रही है कि कैसे आम लोगों को छला जा रहा है और अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये जो पोस्टर वॉर है, इसको आप राहुल गांधी के बढ़ते कद के रूप में आप देख रहे हैं कि पप्पू से अब रावण तक पहुंच गए हैं, खींच के तौर पर देख रहे हैं, या नीचे जाती हुई सियासत के तौर पर देख रहे हैं?
बुशरा साहिबा, मुझे जब से मैंने ये रावण वाला पोस्टर देखा है, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रावण के युद्ध के पहले का कुछ परिदृश्य जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। विभीषण बड़ा चिंतित है, वो उसको लग रहा है कि कहाँ रावण के पास इतनी सेना है, बड़े बड़े रथ हैं, और रामचंद्र जी तो धरती पर हैं। तब वे कहते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण बहुत चिंतित है, उसको लग रहा है कि रावण रथी और विरथ बिना रथ के रामचंद्र जी हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित सनेहा। विभीषण कहता है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं चिंतित हूं रामचंद्र जी कि आप तो विरथ हैं, आपके पास रथ नहीं है, उसके पास रथ है, रावण के पास इतनी सेना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम उससे जो कहते हैं, मुझे आज के परिदृश्य पर वो ठीक लगता है। वे कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वे कहते हैं, मेरा जो रथ है उसमें जो पहिए हैं वो शौर्य के हैं, धीरज के हैं, ये तो दो उसके पहिए हैं, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की जो ध्वजा है, वो जो झंडे हैं, वो मेरे रथ पर ये वाले हैं। और घोड़े और लगाम कौन सी है, कौन सी डोर है जो उनके घोड़े को खींच रही है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। वे कहते हैं, मेरा जो रथ है उसके जो घोड़े हैं, वे घोड़े हैं बल विवेक के और दम, यानी अपने इंद्रियों पर काबू करना, और परहित दूसरों का हित करना। और इनकी जो डोर है इन घोड़ों की, वो है क्षमा कृपा और समता, लोगों को बराबर का मानना, लोगों के ऊपर कृपा करना और क्षमा करना लोगों को। मुझे आज के राजनीतिक परिदृश्य में ये लगता है, मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, किसी राजनेता की तुलना किसी अवतारी पुरुष से नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज की राजनीति में राहुल गांधी लगभग विरथ हैं। उनके पास न तो बहुत बड़ा फंड है, पार्टी फंड, जैसे 3,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास है। हम सब जानते हैं किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए और चंदे के जरिए आ रहा है। उनके पास मामूली 600-700 करोड़ का फंड है। उनके पास उस तरह की अक्षौहिणी सेना नहीं है जैसी आज नरेंद्र मोदी के पास है। उनके पास ABCD कोई भी नहीं है, ED नहीं है, IT नहीं है, CBI नहीं है, NI नहीं है, उनके पास निर्वाचन आयोग नहीं है। तो वे हर तरह से धरती पर हैं, विरथ हैं, लेकिन उनके पास जो है वो वही है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पास कहा था। ये सच है, उनके पास दया है जो इस चित्र में दिखाई दे रही है आपके, उनके पास समता है, वे बराबर से बैठे दिखाई दे रहे हैं कुलियों के साथ, उनके पास क्षमा है, वे लोगों को क्षमा करते हैं। एक ऐसा विचारधारा परिवार जिसने राहुल गांधी को, जो शब्द आपने शुरू में बोला पप्पू, मैं आमतौर पर उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो बताने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फिर भी राहुल गांधी उन्हें क्षमा कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन गुणों के चलते ही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सत्ता परेशान है। उन्हें लग रहा है अब ये आदमी हमारे विकल्प के रूप में सामने खड़ा है। आपने जो कहा कि राजनीति का स्तर, वो निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और ये जिस विचारधारा परिवार की तरफ से आ रहा है वो भी कुछ नया नहीं है। जब देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र, ये सब लोग, सुभाष जी नहीं रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद और उस दौर में गोडसे की जो पत्रिका थी अग्रणी, सावरकर से संबंधित, उसमें जो कार्टून छपा था हमने कल से अब तक देख लिया। तब भी इनके निशाने पर महात्मा गांधी और उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी रावण के दशमुख के रूप में ही थे इनकी दृष्टि में। तब गांधी रावण थे और चारों तरफ नेहरू, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटेल, इन सब के मुखौटे उसमें लगे हुए थे। और तीर कौन चला रहा था? सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज राहुल गांधी का रावण के रूप में प्रतिरूप प्रस्तुत करके इस विचारधारा के परिवार ने यह बता दिया है कि वो बदला नहीं है। उसकी नियत, उसकी नीति, उसकी विचारधारा वही है जो घृणा और झूठ पर आधारित है। इसलिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी उन्हें रावण दिखाई देता है। ये राजनीतिक लड़ाई है। आप राजनीति के औजारों से लड़िए, चुनाव में हरा दीजिए, जैसा कि आप हरा ही रहे हैं इतने सालों से।
10 साल से आप सत्ता में हैं, तो क्यों आप प्रतिपक्ष के एक नेता को एक असुर के रूप में, एक राक्षस के रूप में, रावण के रूप में प्रतिबिंबित करना चाहते हैं? फिर इसके जवाब में कांग्रेस ने भी बना दिया दानव, मोह दानव। मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे समाज में हम सब लोग मनुष्य हैं, मानवता का यह स्थान बना रहे, उसी तरीके से राजनीति हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी है, ये जो हताशा है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की, ये हर दिन बढ़ती जा रही है और शायद 2024 तक ये निचले से निचले पायदान पर पहुंच जाएगी। इसकी चिंता करने की जरूरत है, और ये चिंता कौन करेगा? देश करेगा और मतदाता करेगा। ये बुशरा साहब। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि तमाम जो हम रैलियां सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी की, उनसे ये साफ जाहिर है कि मुद्दों की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि कल भी जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी मौजूद थे और जब वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, खासतौर पर राजस्थान की मैं बात करूंगी, तो वहां पर वो बता रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत कैसे जो सिलेंडर है अब वो 600 रुपए का मिलेगा। और अपनी ही सरकार की पोल उन्होंने खोल दी, क्योंकि 2014 से पहले की अगर बात करें तो 412 रुपए में सिलेंडर मिलता था। और उन्होंने खुद ही बताया कि पहले ये सिलेंडर 1100 रुपए का आपको मिल रहा था, यानी कि उनके सरकार के दौरान, और अब हमने इस पे से सब्सिडी घटा दी है और इसीलिए अब आपको सब्सिडी बढ़ा दी है और इसीलिए अब आपको ये 600 रुपए का मिलेगा। जबकि राजस्थान में सिलेंडर पहले से ही 500 रुपए का मिल रहा है। तो ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि तथ्यों की किस तरह से कमी है। अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाकर लॉलीपॉप जो है वो बांटी जा रही है, और वो एक ऐसी लॉलीपॉप है जो पहले से पूरी तरीके से चूसी हुई है, उसमें कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उनको जो है वो बेचा जा रहा है। बिलाल साहब, आप इस पूरी सियासत को फिलहाल जो हो रही है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? चाहे पोस्ट वॉर की बात करूं, ये राजस्थान में जिस तरह का सांप्रदायिक बयान दिया जा रहा है, या फिर जो लॉलीपॉप जनता को दी जा रही है, झूठ परोसा जा रहा है, डर चेहरे पे नजर आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की कितनी अहमियत है, ये भी बताया जा रहा है, पुलियों का, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल अभी आपको दिया, और ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो धर्म विरोधी और राम विरोधी हैं। देखिए बुशरा साहबा, ये जो सारी कवायद है राहुल गांधी को रावण दिखाने की, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना परपंच रहा है, षड्यंत्र रहा है, और इसमें मैं ऐसी कोई खास चीज नहीं देखता। जब ये मानसिकता इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ती, तो राहुल गांधी तो उसी खानदान के वारिस है। दरअसल पिछले 9 सालों के अंदर जो जिम्मेदारी देश ने इनके कांधों पे दी थी, उसमें ये पूरी तरह नाकाम और पूरी तरह फ्लॉप हो गए, और वास्तव में तो ये अपने शब्दों का असर खो दिया इन लोगों ने। एक समय था, अगर आप कलेक्टिव आप मेमोरी को कलेक्ट करें कि 2014 के अंदर जब एक परसेप्शन खड़ा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना हजारे और केजरीवाल मूवमेंट के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, तो कांग्रेस जो भी बोलती थी वो उल्टा पड़ता था, और उस समय ऐसा लगता था कि कांग्रेस अपने शब्दों का अर्थ खो दिया है। आज वही परिस्थितियां मुझे राजनीति में दोबारा देखने को मिल रही है। इस 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इनके झूठ ने, इनके वादों ने, इनकी पूरी कल्पनाओं ने इनको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है, और आज ये अपने शब्दों का अर्थ खो दिया इन लोगों ने। दरअसल राहुल गांधी को जो राजनीतिक रूप से विलन बनाने की कोशिश की जा रही है रावण पोस्टर के माध्यम से, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो धर्म की राजनीति कर रहे थे पूरे देश में, राम राज्य लाने की बात कर रहे थे देश के अंदर, राम मंदिर स्थापित करने की बात इन्होंने की, सनातन धर्म की इन्होंने बात की, और ये जो धर्म का जो आडंबर था, जिसके माध्यम से ये देश के बहुसंख्यक समाज, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासी था, उसके हकों का शोषण कर रहे थे, उसके अधिकारों का शोषण कर रहे थे। जब से राहुल गांधी ने इस देश के अंदर जातीय जनगणना की बात छेड़ी है,
बहुसंख्यक समाज की बात छेड़ी है, तो इनकी धार्मिक राजनीति पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। तो इसलिए आज राहुल गांधी ने रावण नजर आने लगे, क्योंकि ये तो धर्म की आड़ में राम की राजनीति कर रहे थे, ये तो धर्म की आड़ में राम मंदिर स्थापित करने की बात कर रहे थे, तो धर्म की आड़ में सनातन धर्म की बात कर रहे थे। तो देश के अंदर वास्तव में जो राहुल गांधी हैं, वो तो इस राजनीति के अंदर मानव के रूप एक फरिश्ता है, जो इनके अंदर एक इंसानियत का भाव है, जिनके अंदर एक संवेदनशीलता है, जिनके अंदर मानव दृष्टिकोण है। तो ये कह सकते हैं कि ये वास्तव में ये जो षड्यंत्र है, ये राजनीतिक रावण ने राम के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, और ये षड्यंत्र जनता अच्छी तरह समझ रही है और इसमें वो कामयाब नहीं होगी। जी अनिल जी, आप इस सियासत को कैसे देख रहे हैं? मैंने बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट देखी हैं। अक्सर जब लोगों से बात होती है, क्लोज ड्राइंग रूम जब कॉन्वर्जेशन होती है, जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी की भी मैं बात करूंगी कि उनमें वो शामिल हैं, और आज जब राहुल गांधी की वो बात करते हैं, चाहे दबे अल्फाज में ही सही, कुछ लोग मुखर होके भी बोल रहे हैं, बहुत लोग मुखर होके बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी जिस तरह से उभर कर आए हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया है। और अब लोग जो हैं वो एक कॉन्ट्रास्ट पॉलिटिक्स जो उन्हें देखने के लिए मिल रही है, एक नरेंद्र मोदी की और एक दूसरे राहुल गांधी की, उसको कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ दीवार है जहां लोग संवाद नहीं कर सकते हैं, स्टेज मैनेज, और दूसरी तरफ सहजता है, शालीनता है, लोगों से सीधे सीधा जो है संवाद है, उनकी तरह बनकर संवाद किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये सब कुछ बहुत परेशान कर रहा है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को? बुशरा जी, बहुत चीजें नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में परेशान कर रही हैं। ये भी उनमें से एक है, और मैं भी उन लोगों में से रहा हूं। राकेश जी जानते हैं, बिलाल साहब जानते हैं कि मैं भी 1 साल 1 महीने पहले तक राहुल गांधी का कोई प्रशंसक नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात करते हुए 4000 किलोमीटर तक की यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें वो गरीब लोगों से मिले। मेरे दिमाग में ये था कि राहुल गांधी मिलते नहीं आम आदमी से, वो गरीब से मिले, और ऐसे नहीं मिले कि 2 फुट 2 गज दूरी पे, गले मिले। और एक गरीब तो कमाल की बात ये हो गया, एक वृद्ध था, बूढ़ा था, वो उनके पास में आया तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसको वॉमिटिंग हो गई, उल्टी आ गई। तो आम जो रिएक्शन होता है, मैं भी अगर हूंगा तो मैं थोड़ा पीछे हट जाऊंगा कि कोई उल्टी कर रहा है। राहुल गांधी ने आगे बढ़कर के उसको गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। तो ये एक जिसको कहते हैं कि मानवीय गुणों से भी ऊपर की चीज हो गई है। तो और फिर हम सब ने देखा कि किस तरह से जाकर के वो ट्रक वाले के ड्राइवर के साथ बैठ करके ट्रक की यात्रा करते हैं, कैसे मैकेनिक के पास, कैसे कुली के साथ, वो हर एक की समस्याओं को सीधे जा करके देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल कंट्रास्ट की बात है। देखिए बुशरा जी, जब 2014 में मोदी जी इसमें आए तो देश के ज्यादातर लोग जानते नहीं थे गुजरात के बाहर उनको, और बहुत बड़ी संख्या में जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने कहा भी चलो ये तो अपना शायद कोई पिछड़ा भाई आ गया और कुछ ना कुछ हमारा भला करेगा, और फिर वो अपने आप को गरीब बताते थे, चाय वाला बताते थे। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और एक बार नहीं, भारत की जनता ने 2 बार उनको मौका दिया। और मैं समझता हूं कि इतना मौका 1984 के बाद तो किसी को मिला नहीं। ये एक ऐतिहासिक अवसर था, अगर कोई चाहता तो उसका फायदा उठा करके वो इतिहास पुरुष बन सकता था, हजारों साल तक उसको याद किया जाता, ऐसे काम कर जाता। लेकिन मोदी जी ने वो मौका गंवा दिया। जिस ओबीसी की बात करके आए, वो उस ओबीसी के लिए कुछ काम नहीं किया। उसकी अगर कोई आवाज उठा रहा है तो आज राहुल गांधी उठा रहा है, जब वो कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के सेक्रेटरी क्यों हैं, जबकि उनकी आबादी जो है वो 85% है। तो जनता की आवाज बनकर के राहुल गांधी उभरे हैं, बेजुबानों की जुबान बनकर के उभरे हैं। और हमारी जो इतिहास है उस चीज को बार बार बताता है। आप हजारों साल का इतिहास उठा के देख लीजिए।
कि जो जी जनशक्ति को साथ लेकर के आम आदमी की ताकत के साथ लड़ा है, जो सत्य की लड़ाई लड़ा है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ा है, जीत उसकी हुई। अभी राकेश जी ने भगवान श्री राम के बारे में बताया, वो शबरी के बेर खाते थे, वो केवट के पांव धो देते थे, ऐसे थे श्री राम। वानरों के साथ रहते थे, वनवासियों के साथ रहते थे। और दूसरी तरफ रावण क्या था? उसके पास पुष्पक विमान था, उसके पास सोने की लंका थी, सोने के महल थे। और आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, प्रियंका जी ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि 20-20 जी हजार करोड़ रुपए की इमारतें बन रही हैं, 27-27 हजार करोड़ रुपए की इमारतें बन रही हैं उस देश में जिसमें 80 करोड़ लोग खाने को मोहताज हैं। फ्री के राशन अगर उनको ना मिले तो भूखों मर जाए। और दुनिया में ये बड़ी छाती ठोक के कहते हैं कि हम 5वीं अर्थशक्ति बन गए हैं। मेरे को एक बता दीजिए, 5वीं क्या, आप 50 टॉप के देश उठा लीजिए अर्थशक्तियों में, जिसमें 80 करोड़ लोग, 80 छोड़ दीजिए, 8 करोड़ लोग भी जिसमें अनाज के लिए मोहताज हों। तो ये पैसा जा कहां रहा है? जब 5वीं अर्थशक्ति बन गई तो हमारे देश के लोग खाने को मोहताज क्यों हैं? ये पैसा जा रहा है चंद पूंजीपतियों के पास। एक टीवी के वो है मालिक हैं जिनका 6,900 करोड़ रुपए अभी हाल ही में माफ कर दिया। उनका 8,400 करोड़ रुपए का कर्जा था, उन्होंने कहा आप 1,500 करोड़ रुपए दे दीजिए और बाकी कोई बात नहीं। अब मेरे पास एक बीजेपी के एमपी की ट्वीट मेरे सामने आ गई। अब वो एमपी साहब हैं अपने वाले राकेश जी के प्रदेश से हैं, सतना से, गणेश सिंह जी। वो ट्वीट कर रहे हैं, वो बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आपने गरीबों को कर्जा दिया। अब उसमें मैं उसका, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, जो कर्जा दिया गया वो 12,42,000 गरीबों को दिया गया। 12,42,000 गरीबों को कर्जा दिया। और कितना कर्जा दिया? कर्जा मिला 1,587 करोड़। ये स्वनिधि और ग्रामीण पथ विक्रेताओं को जो कर्जा मिला, तो 1,587 करोड़ का कर्जा मिलता है 12,42,000 को, और इससे 4 गुने से भी ज्यादा एक व्यक्ति का माफ हो। ये इनको तो कर्जा वापस करना पड़ेगा, कम ब्याज पे होगा, कर्जा तो वापस करना पड़ेगा, उसका माफ कर दिया जाता है। तो मतलब इस हुकूमत में एक गरीब व्यक्ति की कीमत जो है, मतलब एक पूंजीपति की कीमत 50 लाख गरीबों के बराबर है, अगर आप इस आंकड़े को आप एक्स्ट्रापोलेट करके देखें। तो ये सब चल रहा है। और दुनिया जब है, लोग समझ चुके हैं, खाने को मोहताजी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और इंतजार कर रहे हैं। बुशरा जी, मेरे को तो, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ इतना खिन्न है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल आपको क्योंकि जाना है, तो इसलिए मैं आपसे ये आखिरी सवाल ये पूछ रही हूँ कि हम जिस तरह की पूरी सियासत फिलहाल राहुल गांधी की आप ये देख रहे हैं, और अभी अगर आपने देखा हो कि सत्यम शिवम सुंदरम के टाइटल से राहुल गांधी ने एक आर्टिकल भी लिखा, वो ट्विटर पे आपने देखा होगा 5 दिन पहले, जहां पर उन्होंने दरअसल ये बताने की कोशिश की है कि असली हिंदू होता क्या है। उन्होंने उसमें लिखा है कि इस आर्टिकल में कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है, हिंदू इतना कमजोर नहीं होता जो हिंसा का माध्यम बने। और राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि हिंदू वही है जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर को सत्य निष्ठा से देखने का साहस है। तो वो दरअसल देखिए आप, वो ये भी बता रहे हैं कि असली हिंदू दरअसल होता क्या है, और वो इससे जो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व वाली सियासत है उस पर भी वार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ रहे हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के पोस्टर्स जारी करने पड़ते हैं, क्योंकि जो वो सवाल पूछते हैं उनके जवाब तो उनके पास मौजूद नहीं होते। वो अडानी को लेकर जब हमला करते हैं, जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो उन तमाम सवालों के जवाब तो उनके पास है नहीं। तो दो ही चीजें हैं, या तो राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश की जाए कि वो कैसे हिंदू विरोधी हैं, ईविल हैं, और उनका कोई राजनीतिक कोई महत्व नहीं है, या फिर सांप्रदायिक कार्ड खेल के जो राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने किया, कल जो हमने भाषण सुना, या उससे लोगों को पोलराइज किया जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी राजनीतिक से ज्यादा विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो आर्टिकल आपने बताया, हम लोगों ने सबने देखा है उसे, तो मेरा मानना यह है कि
राजनीतिक से ज्यादा सचमुच में इस वक्त वैचारिक लड़ाई की ज्यादा जरूरत है। और इसका टर्निंग पॉइंट है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले मेरा ऐसा अनुमान है कि संकल्प कर लिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा को निशाने पर रखूंगा। और तब से लेकर आज तक आप देख लीजिए, एक भी मौका वे नहीं छोड़ते जब वे संघ की विचारधारा पर, उसकी बांटने की राजनीति पर, धर्म जाति भाषा के आधार पर भेदभाव करने की नीति पर वे आरोप न लगाते हों, उसका उल्लेख न करते हों। हिंदुत्व का आपने उल्लेख किया, उन्होंने अपने आलेख में लिखा भी है। राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है, जो भी कुछ उसके पास अभी हासिल है, उसमें हिंदुत्व नाम के मंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस मंत्र की तोड़ राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं और लगातार उसको सामने रख रहे हैं। वे हिंदुओं को बता रहे हैं कि ये हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या संघ आपको बताते हैं। हिंदुत्व वो है जो गांधी का हिंदुत्व था, जो सनातन रूप से था, जिसमें उन्होंने न डरने की बात कही है। बार बार वे कहते हैं अभय होने की बात, डरो मत। राहुल गांधी का एक पोस्टर चलता है, महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, अभय होने की उन्होंने बात करी। सबसे बड़ी उपलब्धि गांधी जी की यही है कि उन्होंने देश का डर दूर किया। राहुल गांधी भी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि राजनीतिक रूप से वे क्या हासिल करेंगे, कभी सत्ता में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कभी वे खुद प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की इस वैचारिक लड़ाई से देश में धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। आपने प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया, उन्होंने कन्हैयालाल जी की हत्या का जिक्र किया राजस्थान की, उन्होंने हर हिंदुओं के धार्मिक अवसर पर पथराव की, पत्थरबाजी की बात करी। ये एक लोकतांत्रिक समाज में कितना विडंबनापूर्ण है कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री हर चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करता है। उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान शमशान की बात करेंगे, कहेंगे अगर ईद पर बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी मिलनी चाहिए। कर्नाटक में वे कहेंगे कि बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर देंगे। वोटरों से कहेंगे बजरंग बली का नारा लगाकर वोट डालने जाओ। और राजस्थान में जिस तरह की बात उन्होंने कही, 2 दिन पुरानी बात, मुझे लग रहा है इसी राजनीति की काट तो राहुल गांधी कर रहे हैं। और जब जब राहुल गांधी अपना रंधा चला रहे हैं, अभी वो गए थे कारपेंटर्स के यहाँ, वो छील तो संघ की विचारधारा को ही रहे हैं ना, इसलिए इनको दर्द होना वाजिब है। इनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के रंधे से इनके द्वारा ओढ़ा हुआ जो नकाब है वो छिलता जा रहा है और इनकी असली सूरत जनता के सामने आई जा रही है। और जिस दिन जनता सचमुच में इस विचारधारा विशेष को पहचान लेगी, उसको समझ में आ जाएगा, जैसे कि अनिल सर कह रहे हैं कि 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर, सरकार से भीख की तरह मिलने वाले 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं। उस देश में प्रधानमंत्री या एक पार्टी, सत्ता में बैठी पार्टी 10 साल बाद भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करे, कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र प्रधानमंत्री करे, तो समझ सकते हैं उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो सवाल राहुल गांधी सड़क से संसद तक पूछ रहे हैं। जब जवाब नहीं है तो वे राहुल गांधी की तस्वीर बिगाड़ने के लिए इस तरह से उनका स्वरूप बनाकर पेश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे जनता अब इनके इस छल छद में आने वाली नहीं है। जी बुशरा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और लेकिन अब ये देखना होगा कि जो सियासत लगातार की जा रही है उसका नतीजा क्या निकल कर आता है, क्योंकि खबर ये भी है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और खबर यह है कि शायद 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ये पता चल जाएगा कि आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं 5 राज्यों के, वो कब होने जा रहे हैं। दिवाली के बाद इलेक्शंस कराए जा सकते हैं, इस तरह की भी खबर है। और दिसंबर 15 के आसपास ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं। तो दिन बहुत कम है और यही वजह है कि सियासत जो है वो अपने पूरे चरम पर है। और इस बीच 2 ऐसे फैसले हैं अभी हाल ही के, मैं कहना चाहूंगी कि जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने आज एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो निकाय चुनाव है उनमें ओबीसी को 33% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। और दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा है कि पहले जो बेटी होगी उसको 2 लाख रुपए और जो दूसरी बेटी होगी उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तरफ तो बिलाल साहब वो सियासत है
जहां पर महिला आरक्षण बिल की जो लाया जाता है, एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है जिसका पता ही नहीं है कि उसको दरअसल इनकैश कब कराया जा सकेगा, 34 में, 39 में, या कब कराया जाएगा। उसको लेकर पूरा वंदन अभिनंदन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जनगणना की बात करें प्रधानमंत्री से, ऐसे में कर्नाटक का ये फैसला और हिमाचल प्रदेश सरकार का वो फैसला जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या आपको लग रहा है ये भी एक तरह से एक नजीर की तरह होंगे कि सिर्फ कहना नहीं बल्कि करके दिखाने की भी जरूरत है, सिर्फ लफाजी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कदम उठाए जाएं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब जब राज्यों की सरकारों में सत्ता प्राप्त करती है तो वो अपने उसकी प्राथमिकता यही होती है, नीतिगत प्राथमिकता ये होती है, जो कमिटमेंट कर रही है वो उसको पूरे करे। अब छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे उसे पहली कैबिनेट से पास किए। मध्य प्रदेश के अंदर जब पहली सरकार आई थी तो उन कमिटमेंट्स को पूरे करने की कोशिश की थी, लेकिन गिरा दी गई। महाराष्ट्र में भी ये किया, इसकी कोशिश की गई थी। और पूर्व में जब कर्नाटक में भी सरकार थी वो अपने कमिटमेंट्स पे ही काम कर रही थी। अब मौजूदा समय में जिस तरह से जातीय जनगणना का मामला उभर के आया है और सामाजिक समानता की बात की जा रही है, जिसमें जो पिछड़े हैं उनको उनके हक देने की बात की जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में उस कर्नाटक सरकार उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो बताता है कि ये सुविधाएं मौजूदा समय में जिस तरह से सरकार ने एक महंगाई एक लाके समाज के अंदर हर व्यक्ति के सामने खड़ी कर दी है। जिस तरह से आज महंगाई डायन नहीं बल्कि एक दानव बन गई है, और जिस तरह से महंगाई का असर गृहिणियों के चूल्हे पर पड़ रहा है, उनका बजट असंतुलित हो रहा है, और जिस तरह से बेरोजगारी देश के अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि आप उससे जूझते हुए नजर आते हैं। किसानों को उसकी आय का भुगतान नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ इस देश के अंदर जो युवाओं की जो संख्या है, अगर आप 25 से 35 साल के युवाओं की संख्या की बात करें तो इस देश के अंदर 50 करोड़ युवा हैं, तो उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा कर दिया इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने। तो ऐसे समय में अर्थव्यवस्था पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी न किसी तरह उनको स्पेशल पैकेज से एक मानसिक संतुष्टि दे और उनको राहत पहुंचाए, ताकि वो एक मानसिक प्रताड़ना का शिकार ना हो। तो कुल मिला के जो कांग्रेस की नीतिगत फैसले हैं, कांग्रेस उसी के परिप्रेक्ष्य में कदम उठा रही है। और मौजूदा सरकार की जो रुख है, जिस तरह से वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, वो उसके पीछे उसकी छटपटाहट है, क्योंकि उसको लगता है कि नैरेटिव उनके खिलाफ जा रहा है, राजनीतिक माहौल उनके खिलाफ बन चुका है, और सत्ता उनके हाथ से ऐसी ही दरक रही है मानो जैसे हाथ से रेत फिसलता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें सर्वे से साबित हो गई हैं। तो मरता क्या ना करता, तो वो उसी स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं जो उनके ऊपर बूमरैंग कर रही है। जी बिल्कुल। अनिल जी, आने वाले इलेक्शन के अगर खासतौर पर हम 3 हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम सर्वे ओपिनियन पोल्स ये बताते हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। और खुद जिस तरह से राहुल गांधी ने ये कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने जा रहे हैं, राजस्थान में बहुत क्लोज हैं, तेलंगाना की भी उन्होंने बात की कि वहां पर भी वो इस स्थिति में है। आपको क्या लग रहा है फिलहाल, क्योंकि किसी भी वक्त चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है, 2-4 दिनों में जल्द ही ये हो जाएगा, इस तरह की खबरें हैं। तो फिलहाल आपको स्थिति क्या लग रही है, और क्या आपको लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है उसको भी अपनी गतिविधियां और थोड़ी तेज करनी चाहिए? खासतौर पर जातिगत जनगणना को लेकर तो हम देख रहे हैं कि सब एकजुट होकर एक स्वर में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या आपको लगता है कि उनकी गतिविधियों को और तेज और रफ्तार पकड़ने की जरूरत है? हाँ बुशरा जी, देखिए ऐसा है कि गतिविधियां तो इंडिया गठबंधन की चल रही हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस तरह की जो सीट शेयरिंग और इस तरह की जो सारी बातें होती हैं वो पर्दे के पीछे होती हैं, वो चौराहे पे नहीं होती, और बहुत तेजी से गतिविधियां चल रही हैं। जैसे एक बांस का जो पौधा होता है ना, आप उसका बीज गाड़ दीजिए, बहुत लंबे समय तक लगता है उसमें कुछ हुआ ही नहीं,
और फिर जब वो बढ़ना शुरू करता है तो इतना तेजी से ऊपर चला जाता है कि अब लोग हैरान रह जाते हैं कि एक दिन में 2-2 फुट बढ़ जाता है। तो इंडिया गठबंधन भी अंदर अंदर जो है वो उसका चल रहा है काम, और जब वो सभाएं करना शुरू करेंगे और जिस तरह का माहौल उसके बाद पैदा होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि जो छुपा हुआ लोगों के बीच में जो लावा है वो निकल करके आएगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नीतीश कुमार जी ने जो एक जाति सर्वे का जो आंकड़ा निकाला है, उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार तक ही असर हो, उसका पूरे देश में असर जा चुका है। और उसका असर का यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाजें बाहर नहीं आती। आपको छुटपुट आवाजें सुनाई देंगी, मान लीजिए उमा भारती की आवाज सुनाई देगी कि आपने जो महिला आरक्षण किया इसमें महिलाओं का क्या, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी अपने जिंदा रहते रहते। छोटी बात नहीं है, और उमा भारती तो पिछड़ों की बहुत बड़ी नेता रही हैं। और उमा भारती और कल्याण सिंह की मुझे एक बात और याद आ रही है अभी, कि जब ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो वो पिछड़े जिनकी आबादी 63% है, 63%, जो बिहार के आंकड़ों से जाहिर हो गई है, उस 63% के रिप्रेजेंटेशन राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी नहीं था। तो बकायदा वो लोग जो हरावल दस्ते के लोग थे, कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, और उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पिछड़ों को आप अनदेखा कर रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को ओबीसी का कहकर के प्रधानमंत्री के उसमें आए, और फिर उन्होंने कहा जी मैंने 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना। आज जब से नीतीश कुमार जी का ये जाति सर्वे आया है, वो क्या कहता है कि नहीं जातिवादी कुछ नहीं होती, सिर्फ गरीब अमीर होता है। और वो गरीब अमीर जो कंसेप्ट बोल रहे हैं वो मार्क्स का कंसेप्ट है, जिसको 100 साल से ये गाली दे रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा यू टर्न है। जिंदगी भर कम्युनिस्टों को गाली देते रहे, जिंदगी भर मार्क्स को गाली देते रहे, और आज मार्क्स के कंसेप्ट को आगे लेकर के चल रहे हैं कि नहीं गरीब होता है। तो इनको समझ आ नहीं रहा, क्योंकि 10 साल में कुछ किया नहीं सिवाय चंद पूंजीपतियों के, आम आदमी को उसका लाभ पहुंचा नहीं इस सरकार से। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा, और फीडबैक आ रही है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का तो बिल्कुल नतीजा साफ है। और मैं तो काफी क्योंकि राजस्थान के लोगों के संपर्क में भी रहता हूँ, राजस्थान में भी स्थिति बहुत कांग्रेस की बेहतर है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ठीक है, वो कुछ अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे होंगे कहने में, लेकिन मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है राजस्थान में पहले से ज्यादा मेजोरिटी आएगी अब की बार कांग्रेस की। तो स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं बुशरा जी। जी, जाहिर सी बात है। और बिलाल साहब, एक तरफ तो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, और खासतौर पर बिहार की सियासत में जिस तरह से इसको लेकर पूरा एक नए आयाम जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। तो एक और जीत जो है वो बिहार की सरकार को मिली है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से कानूनी दांवपेच उन्हें झेलने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नीयत साफ थी और उन्होंने जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए हैं। और राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वो सत्ता में अगर आते हैं तो पूरे देश भर में ये कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ पर भी जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाएगी, कर्नाटका में कराई जाएगी। तो अब ये लग रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अगर उन्होंने कहा कि हम आते हैं सरकार में तो जातिगत जनगणना कराएंगे हम। और इससे पहले हमने जो 2014 से पहले हमारे जो आंकड़े हमने कराई थी जनगणना, वो जो मोदी सरकार है, हाल की जो सरकार है, वो उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ जिस खबर की मैं बात कर रही थी, जो बहुजन समाज के साथ जो दलित गौरव संवाद की शुरुआत की जा रही है, और 1 लाख जो असरदार जो दलित हैं उनसे संवाद की जो बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, इन दोनों चीजों को किस तरह से आप ये देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अपनी पुरानी पॉलिटिक्स पर, सियासत पर वापस जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस? जो दलित उसका वोट का आधार जो होते थे और वो खिसक गया था, अब उसको फिर से वापस लाने की कोशिश, और जो बीएसपी का वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की भी कोशिश क्या आपको लगती है? देखिए बुशरा साहबा, देखिए जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो उस पर तो सभी पहलुओं से बात की जा चुकी है। और कांग्रेस भी अपना जो ऑफिशियल रुख है, जिससे कहिए कि ऑफिशियल स्टैंड है, वो क्लियर कर चुकी है। और निरंतर उस मुद्दे पर राहुल गांधी मुखर होकर देश के अंदर एक पॉलिटिकल कॉल ले चुके हैं।
और इसीलिए मैंने कहा था कि जो धर्म के राजनीति कर रहे थे और जो पिछड़ों का, दलितों का, आप कहिए कि आदिवासियों का शोषण धर्म के नाम पे कर रहे थे, जब राहुल गांधी ने उसी उसी समुदाय को जातीय जनगणना के माध्यम से उनका हक दिलाने की बात की, तो इसलिए राहुल गांधी रावण हो गए, क्योंकि ये तो धर्म की राजनीति कर रहे थे ना, उनका शोषण करने के लिए। राम राज्य के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, सनातन के नाम पर धर्म का आवरण ओढ़कर खुद रावण थे दरअसल बने हुए। तो आज इनके चेहरे से नकाब उठ गया। अब आप रहा दलित संवाद वाली बात, तो देखिए ये एक नया एंगल है, इसको बहुत ही सेंसिटिव होकर समझने की जरूरत है। इसको आप इस तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में जब आप नजर डालेंगे तो पिछले 10 सालों से आप देख रही होंगी कि मायावती का जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है दलित मुस्लिम वाला, वो क्लिक नहीं कर रहा। वो इसलिए क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि अल्पसंख्यक मायावती को इस तरह से समझता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। परसेप्शन मायावती का उत्तर प्रदेश में इस तरह से बना हुआ है, इसलिए उनका ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। और मायावती बार बार इस चीज पॉलिटिकल परसेप्शन को रीड नहीं कर पा रही कि वो कहां पर मिस्टेक कर रही है। वो समय समय पर नहीं तो उन्होंने सामाजिक कोई लड़ाई लड़ी, जो जिस सामाजिक लड़ाई के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, जिसकी बुनियादें काशीराम ने रखी थी, सामाजिक समानता की जो बात कर रहे थे। क्योंकि मायावती का उत्तर प्रदेश में जनाधार पिछले 10-15 सालों से निरंतर गिर रहा है, तो उस जनाधार को कैप्चर करने के लिए जो कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट बैंक है, कांग्रेस उससे संवाद स्थापित करना चाहती है। और उसमें आप देख रही होंगी कि उस युवाओं के अंदर, दलित समाज के अंदर जो चंद्रशेखर रावण है, वो भी प्रियंका गांधी के संपर्क में रहते हैं, और प्रियंका गांधी या राहुल कांग्रेस पार्टी उनको भी समय समय पर प्रमोट करती है। तो युवा वर्ग जो दलित समाज का है वो चंद्रशेखर से जुड़ गया है। और नई स्ट्रेटेजी के तहत आपने ये भी सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। तो ये सारी उस पृष्ठभूमि की तैयारी हो रही है कि अगर कल को वो देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारते हैं, तो ये सब उसकी पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी है, ताकि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े दलित नेता के रूप में स्थापित किया जाए। और मायावती की जो जमीन है, जो भारतीय जनता पार्टी से एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखती है, उस दलित वोट को अपने साथ दोबारा जोड़ा जाए और उसे एक सामाजिक स्वरूप देकर मुख्य धारा में लाया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस तमाम चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे तो राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में एक नई जान आई है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अहमियत है उसको भी समझना चाहिए कि उनके आने से किस तरह से पूरी कांग्रेस में एक नई जान आई है। और जिस समझबूझ से और जिस तरह की दरियादिली से वो काम लेते हैं और जिस समझदारी से वो तमाम सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो भी काबिले तारीफ है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। अनिल जी, मेरा आपसे सवाल कि फिलहाल जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ईडी का जो यूज किया जा रहा है, आप उसे मिसयूज भी कह सकते हैं, और लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, ये बताया जा रहा है कि जहां उनकी सरकार है, विपक्ष की सिर्फ भ्रष्टाचार वही है, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो सिर्फ विपक्ष के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं। या तो आप उनके साथ आ जाइए तो आपके भी सारे पाप धुल जाएंगे क्योंकि उनके पास वो वॉशिंग मशीन मौजूद है, नहीं तो आपको इसी तरह से परेशान किया जाएगा, आपको भ्रष्टाचारी करके आपको जेलों में डाला जाएगा, आपकी पार्टी को कमजोर किया जाएगा, आपको कमजोर किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो सब कुछ हो रहा है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करूं, और इसके अलावा 4 और राज्यों में भी ईडी के छापे कल पड़े थे, तो क्या आप इसको सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट तक देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर जो एक पूरा माहौल बन रहा है उससे ये एक डाइवर्जन है, एक हेडलाइंस मैनेजमेंट है, या आपको लगता है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश है, या फिर इसके अलावा कुछ और? बुशरा जी, देखिए ये दोनों ही बातें हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट तो है क्योंकि जो कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और वो उसको दबाने के लिए ये चीजें उठाई गई हैं। लेकिन अब जैसे संजय सिंह जैसा नेता, जो मैं समझता हूँ राहुल गांधी के बाद अगर अदानी के खिलाफ कोई बोलने वालों में जो नेता थे उनमें एक संजय सिंह थे, जो बहुत ज्यादा बोलते थे, आंखों में आंख डाल करके बोलते थे संसद भवन के अंदर।
तो उनको एक बार ईडी में अंदर जाना, और ईडी में क्योंकि जमानत लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, ईडी में जो आदमी है उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूं। तो एक लंबे समय तक अगर ईडी में कोई जाता है तो लंबे समय तक चला जाता है, और मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह अगले चुनाव तक वो जेल से बाहर आएंगे, उनको जमानत मिल पाएगी, मुझे ये लग रहा है। तो ईडी का मतलब जो दुरुपयोग, जिसको आपने मिसयूज किया, वो तो हो ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो इसका कास्ट सेंसस की जो आपने बात की, और आज सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन भी आ गया, अब ये इसकी सिर्फ शुरुआत है। वो कहता नहीं इब्तिदाई जंग है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो एक सिर्फ अभी तो आबादी के आंकड़े आए हैं, अभी ये आएगा कि कितने इनके लोग नौकरियों में हैं, किस जातियों के पास कितनी नौकरी है, किस जाति के पास कितनी जमीन जायदाद है, उसका क्या असर आएगा, ये देखने की बात है। अभी तो मोदी जी सिर्फ इस आबादी के नाम से घबरा गए। और खुद देखिएगा एक चीज और होगी जो मुझे, क्योंकि हम भी बिलाल साहब की तरह 30-40 साल से राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बहुत बड़ी संभावना है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ जाएं, उत्तर प्रदेश से। और अगर नीतीश कुमार जी लोकसभा का चुनाव फूलपुर से लड़ते हैं तो तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी लहर ओबीसी में उठेगी, क्योंकि ओबीसी देख चुका है, ओबीसी समझ चुका है कि ओबीसी के हक में नहीं सिर्फ ओबीसी के नाम से आए हैं, ओबीसी के लिए एक काम नहीं हुआ पिछले 10 साल में। तो इतनी दीवानगी हो जाएगी कि वो स्टेट उत्तर प्रदेश जहां से भारतीय जनता पार्टी की 1/4 सीटें आती हैं, 25% सीटें, वहां से सीट के लिए लाले पड़ जाएंगे, ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। तो अभी तो जिसको कहते हैं कि एक शुरुआत है, इस जो 4-5 स्टेट्स हैं, इनके चुनाव आएंगे, इनके नतीजे आएंगे, उनके अपने असर आएंगे। लेकिन ये जो कास्ट सेंसस वाला मामला है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर अगले आने वाले चुनाव में होने जा रहा है। सामाजिक न्याय का मुद्दा, बहुजन का मुद्दा, अगर बहुजन की बात करें तो 84% बहुजन है, ओबीसी अकेला 63% है। ये छोटा मुद्दा नहीं है जी। जी, जाहिर सी बात है। और ये जो परसेंटेज है, ये जो खास तौर पर ओबीसी की जो परसेंटेज निकल कर आई है बिहार से 63%, तो यही जो परसेंटेज है वो मोदी जी की नींदें जो हैं उसने उड़ा रखी हैं, क्योंकि खुद को ओबीसी बताकर उन्होंने किस तरह से 2014 और खासतौर पर 2019 में ओबीसी समाज का वोट लिया, और एक बड़े वर्ग ने ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन उसके बाद उन्हें मिला क्या, ये सबके सामने है, उनके हाथ वैसे ही उसी तरह से खाली हैं। और अब जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात की जा रही है, और खासतौर पर कांग्रेस ने जब से इसमें, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, और उसका इस बात को कहना और पुरजोर तरीके से इस पर जोर देना इसको बहुत ताकत देता है। क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो ये बिहार तक सीमित है, यानी कि एक राज्य तक। लेकिन जब एक नेशनल पार्टी बात कर रही है तो जाहिर सी बात है वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही है, और इसीलिए इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है। तो खैर, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। अभी कुछ ही दिनों में ये खबर है कि 2-4 दिन में ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा विधानसभा के इलेक्शन जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं। दिवाली के बाद ये इलेक्शन कराए जा सकते हैं, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर किन की बातों में और किन के नैरेटिव में कितना दम है। जो बातें मंचों से की जा रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जनता किसके हक में फैसला करती है, और अगर इन राज्यों में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, जिस तरह के तमाम ओपिनियन पोल जो है उनके हक में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर 2024 की लोकसभा इलेक्शन की जो पूरी पृष्ठभूमि है, जो पूरी तस्वीर है, वो बदल जाएगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।